हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का दूसरा टॉपिक जो कि है एंजाइम, और एंजाइम से पहले मेटाबॉलिज्म। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के कंटेंट में क्या पढ़ेंगे। तो कंटेंट में पहला जो टॉपिक होगा वो मेटाबॉलिज्म का होगा और दूसरा जो है वो एंजाइम का होगा। ठीक है, तो पहले मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। उसके बाद मेटाबोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे और फिर मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में जानेंगे और मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो कितने तरह का होता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की, यानी मेटाबॉलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सबसे पहली बात ये समझिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर बिजनेसमैन होता है तो वो उसके अपने पूरे ईयर का टर्नओवर देखता है, तो उसी तरह से जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका भी टर्नओवर होता है। टर्नओवर होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक बायोमोलिक्यूल है, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है। तो और ये जो चेंज हो रहा है और ये टाइम कितने टाइम में चेंज होगा उसी को क्या कहते हैं, टर्नओवर नंबर कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बायोमोलिक्यूल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अदर बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, और ये कितने टाइम में होता है, 1 सेकेंड में अगर होता है तो टर्नओवर पर सेकेंड हो जाएगा। सही है, तो ये होता है टर्नओवर। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो ये जो ब्रेकिंग और मेकिंग जो होता है, जो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है, कोई भी बायोमोलिक्यूल जब दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज होता है तो इसमें जाहिर सी बात है बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, है ना। बॉन्ड की ब्रेकिंग को एक्चुअली क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो कॉन्स्टेंटली जो है वो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती रहती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इसी को हम लोग कहते हैं, ये सारी चीज़ों को मिला के जितने रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड जो होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स, एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज होता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि जो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है, बायोमोलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में है CO2 का रिमूवल, अमाइनो एसिड से CO2 का रिमूवल। जैसे कि मान लीजिए कि ये अमाइनो एसिड है तो यहाँ पर क्या होता है, ये COOH होता है, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बाकी इधर अमीन ग्रुप है NH2, ठीक है, और ये एक H होता है और एक R होता है। ऐसा ही तो अमाइनो एसिड होता है ना। तो यहाँ पर ये जो CO2 है इसका रिमूवल हो जाता है, तो बताइए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो C है उसके साथ ये H लग जाएगा, ऐसा ही तो होगा। बाकी इधर अमाइनो ग्रुप तो रहेगा ही, इधर जो है वो H, इधर जो है वो R रहेगा ही, इधर जो है वो H रहेगा ही। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो अमाइनो ग्रुप का। जैसे कि अमाइनो ग्रुप, अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से अगर अमाइनो ग्रुप निकल रहा है तो उस न्यूक्लियोटाइड से क्या निकल रहा है, अमाइनो ग्रुप निकल रहा है। अमाइनो ग्रुप कहाँ पे होता है न्यूक्लियोटाइड में, अगर हम लोग बेस देखेंगे, नाइट्रोजन बेसिस में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, और तो कहीं नहीं होता, क्योंकि शुगर में भी अमाइनो ग्रुप नहीं होता है और ना ही जो है वो फॉस्फेट ग्रुप में होता है। तो अमाइनो ग्रुप कहाँ होता है, नाइट्रोजन बेसिस में। तो बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस से क्या निकालते हैं, अमाइनो ग्रुप निकालते हैं। तो वो भी एक तरह का मेटाबॉलिज्म ही है। थर्ड एग्जांपल है वो है हाइड्रोलिसिस जो होता है डाइसैकराइड्स का। मान लीजिए कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट रहा है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट रहा है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसी की तो ब्रेकिंग होती है। तो ये जो ब्रेकिंग हो रहा है, यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है सुक्रोज का, और सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होकर के 2 मोनोसैकराइड्स बनेंगे, एक होगा ग्लूकोज और एक होगा फ्रुक्टोज। तो ये भी क्या है, एक तरह का मेटाबॉलिज्म ही है। तो ये सब जो है वो इस तरह, ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं वो सारे जो हैं वो मेटाबॉलिज्म ही है। सही है। जो हम लोगों का टॉपिक था वो है मेटाबोलाइट्स का, कि मेटाबोलाइट्स किसको कहते हैं। तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करने वाले कौन पार्टिसिपेट करते हैं, बायोमोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे उसी को तो मेटाबोलाइट्स कहेंगे, और ये जो है वो सर्टेन कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं, और किसी चीज़ का जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। सही है, तो मान लीजिए कि अगर ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज,
तो ब्लड ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन एक हेल्दी ह्यूमन में होना चाहिए वो 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। तो ये जो है वो ये सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन में है ना, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इतना जो है अमाउंट में ये प्रेजेंट है एक हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है। इससे बढ़ जाएगा तो वही होता है, शुगर हो जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर लेवल बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गया, सही है। नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं शुगर हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और दूसरा है हार्मोन्स, हार्मोन भी होते हैं जो कि नैनोग्राम्स पर लीटर में होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब एक एक करके देखते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको कहते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी एनिमल टिश्यू है या फिर प्लांट में भी देख लीजिए कि जो प्राइमरी जो फंक्शन कर रहा है, जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, सही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, सही बात है। दूसरी बात आती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्चुअली क्या होता है, प्लांट्स या फंगल सेल या माइक्रोबियल सेल में होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से अलग होंगे, यानी अमाइनो एसिड जो शुगर है, जो प्राइमरी फंक्शन में जो हमारे मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प कर रहे होते हैं उसको हट करके, ठीक है। कोई भी फंगस या फिर कोई भी प्लांट की वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। रबर प्लांट है तो वो रबर देगा, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये अलग कैरेक्टरिस्टिक हो जाती हैं क्योंकि वो प्राइमरी फंक्शन में वो हेल्प नहीं करता है। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो उससे जो हट के होंगे वो क्या होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे, सही है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प नहीं कर रहे होंगे। जैसे इसका एग्जांपल है अल्कलॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, रबर है, एसेंशियल ऑयल्स है, एंटीबायोटिक्स है, कलर्ड पिगमेंट्स है, सेंट्स है, गम्स है, स्पाइसेस है, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सही है। तो ये प्राइमरी फंक्शन में, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि जो ये जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो सारे में क्या, वो सारे यूज़फुल होते हैं ह्यूमन के लिए, जैसे कि रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, सेंट्स हो गया, पिगमेंट्स हो गया, और भी बहुत कुछ हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जितने निकलते हैं फंगल सेल से, जो एंटीबायोटिक्स निकलते हैं वो सारे तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही हो जाएंगे ना, सही है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है उनका। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो चार्ट है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको देखें तो पिगमेंट्स में है कैरोटिनॉइड्स, एंथोसायनिन, अल्कालॉइड्स में क्या है, मॉर्फिन और कोडीन है, टर्पेनॉइड्स में मोनोट्रपिन्स और डाइटरपिन्स है, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल है, टॉक्सिन में क्या है, एब्रिन और राइसिन है, लेक्टिन में क्या है, कॉनकावेलिन है, ड्रग्स में क्या है, विनक्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन है, और पॉलीमेरिक रबर में क्या है, गम्स है और सेलुलोजिक सब्सटेंस है। अच्छा, अब आप कहिएगा कि इसको याद करने का तरीका क्या है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे ही तो पढ़ा के नहीं चले जाएंगे, थोड़ा याद करने का तरीका भी जान लेते हैं। अब आप एक कहानी सुनिए। एक एंट थी, ठीक है, यहाँ पे एंथोसायनिन है ना, तो यहाँ से एंट थी, ठीक, एंथोसायनिन से एक एंट थी। एंट क्या कहाँ गई, एंट एक कैरेट को देखी, कैरेट मतलब कैरेटिनॉइड्स, तो एंट ने कैरेट को देखा और वो गई पिग के पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पिगमेंट में कौन कौन से आ गए, कैरेटिनॉइड्स और एंथोसायनिन। तो एक एंट थी जो कैरेट लेके किसके पास गई, पिग के पास गई। पिग थी अल्का की, ठीक है, पिग किसकी थी, पिग थी अल्का की। अल्का ने कहा मेरे पास मोर भी है, और मोर कैसी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कोडिंग की हुई मोर है, सही है। तो अल्केलॉइड्स में क्या हो गया, मॉर्फिन और कोडिन हो गया, सही है। तो एंट ने कहा अरे तेरी टर्पेनॉइड्स, तो टर्पेनॉइड्स में याद रहेगा मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये ज़्यादा आता भी नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। मेन जो बेसिक आता है अल्कलॉइड्स वगैरह ही आते हैं। तो इसको देखिए, एक एंट थी जो कैरेट लेकर के पिग के पास गई। पिग थी अल्का की, अल्का ने कहा कि मेरे पास मोर भी है और वो कोडिंग की हुई है। तो एंट ने कहा अरे तेरी, यहाँ पे लेमन ग्रास भी है, ठीक है। एंट ने क्या कहा, यहाँ पे लेमन ग्रास भी है। तो एक ने कहा कि लेमन ग्रास से तो एसेंशियल ऑयल निकलता है। तो बोला नहीं यार, इससे टॉक्सिन निकलता है। बोले अबरी आएंगे तो ले जाएंगे, अबरी से एब्रिन और राइसिन, ठीक है। बोले अबरी तो ले जाएंगे, तो अबरी से क्या हो गया, एब्रिन और लाइसिन, और ले जाएंगे से हो गया लेक्टिन, ठीक है। तो बोली कौन वाला, तो कौन वाला से क्या हो गया, कॉनकैनावेलिन, ठीक है। तो कौन वाला से हो गया कॉनकैनावेलिन। और बोली क्या बनाएंगे, तो बोली ड्रग्स बनाएंगे, ठीक है, ड्रग्स बनाएंगे कुरकुर करके
ब्लास्ट कर देंगे। तो याद हो जाएगा, कुरकुर करके ब्लास्ट कर देंगे, क्यूरक्यूमिन और विनब्लास्टिन। सही है। और जो लास्ट आता है वो पॉलीमेरिक रबर है, जिसमें कि गम्स और सेलुलोजिक सब्सटेंस आता है। अब इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। एक एंट थी जो कैरेट लेके पिग के पास गई। पिग थी अलका की। अलका के पास, अलका ने कहा कि मेरे पास मोर भी है जो कि कोडिंग की हुई है। तो एंट ने कहा अरे तेरी, तो बोली कि यहाँ पे लेमन ग्रास भी है। बोली लेमन ग्रास से एसेंशियल ऑयल निकलता है। दूसरे ने कहा नहीं यार, टॉक्सिन निकलता है। बोली अबरी आएंगे तो ले जाएंगे। तो अबरी से एब्रिन और राइसिन, और ले जाएंगे से लेक्टिन। तो बोली कौन वाला? तो बोली कौन? कैनाविलिन। ठीक है, ड्रग्स बनाएंगे। ठीक है, ड्रग्स बनाएंगे, और ड्रग्स बना करके कुरकुर करके क्या करेंगे? ब्लास्ट कर देंगे। तो क्यूरक्यूमिन और विनब्लास्टिन। और लास्ट है पॉलीमेरिक रबर, जो कि गम्स और सेलुलोजिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। आई होप याद हो जाएगा। ठीक है, अगर याद होता है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक पाथवे। तो मैंने बताया कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, जाहिर सी बात है कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा कि कोई स्टेप में होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस को ही लेते हैं तो उसमें 10 स्टेप्स होते हैं। फिर ग्लाइकोलाइसिस से जो लास्ट सब्सटेंस बनता है वो होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद भी और भी मेटाबॉलिज्म इसका हो रहा होता है और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि वो कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक लिंक रिएक्शन होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल सबको पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है 10 स्टेप का प्रोसेस है, और वो क्या होता है? लिंक रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन होता है जो कि लिंक्ड होता है। 10 स्टेप का रिएक्शन एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये पूरा जो पाथवे होता है, जो कि ग्लूकोज से लेकर के पायरुविक एसिड बनता है, तो ये पूरा एक पाथवे है। ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड है, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, जिससे जहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। अब ये बात बता देते हैं कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वो लीनियर भी होता है, सर्कुलर हो सकता है। आप बताइए लीनियर कौन सा होता है और सर्कुलर कौन सा होता है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्रिस क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, और फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू जो होते हैं वो डेफिनेट रेट में होते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे जब चल रहा होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो वो एक डेफिनेट रेट में और डेफिनेट डायरेक्शन में हो रहा होता है। और जो ये मेटाबोलाइट का जो फ्लो है उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी जो हमारे बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका वो डायनेमिक स्टेट है ना, चलता फिरता। डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग। तो मूविंग स्टेट है मेटाबोलाइट्स का जो फ्लो होता है। सही है, वो डिफिनेट डायरेक्शन में हो सकता है और डिफिनेट रेट में होता है। ठीक है, और ये लीनियर और सर्कुलर भी हो सकता है, क्रिस क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, मुझे कमेंट कीजिएगा कि लीनियर और सर्कुलर कहाँ पे होता है। उसके बाद जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि ये स्मूथली चलता है। सही है, इसमें कोई भी जो है वो गलती नहीं होती है। अगर कोई हेल्दी कंडीशन में है तो उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। फिर इसी में गड़बड़ी होने लगती है तो क्या होता है? इंसान बीमार हो जाता है, इल हो जाता है, सिक हो जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या होते हैं? कैटालाइज्ड होते हैं। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो कि अनकैटालाइज्ड होगा। ठीक है, तो कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है वो अनकैटालाइज नहीं होता है, यानी कि उसमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है। कैटलिस्ट, अब जैसे कि मान लीजिए कि CO2 जो वाटर में डिसॉल्व होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। CO2 जब वाटर में डिसॉल्व होता है वो क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस है, और यहाँ पे भी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी क्या है? कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। बता सकते हैं कि जब CO2 वाटर से डिसॉल्व करता है तो कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? जल्दी बताइए। होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अगर याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ वैसे। कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या होता है? CO2 और वाटर को डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। सही है, तो हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। अब बताते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। मैंने इतना तो बकवास कर दिया कि कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, पर कैटलिस्ट होता क्या है ये तो मैंने बताया नहीं अभी। तो कैटलिस्ट क्या होता है ये बताते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो एक्चुअली कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वो जो कैटलिस्ट होता है, अगर हम लोग कैटलिस्ट डाल देंगे तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसको फास्ट कर देगा। ठीक है, उसका जो रेट है उसको फास्ट कर देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है? हैस्टन कर देता है रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन। ठीक है, और ये जो अब हमारी बॉडी में है तो जाहिर सी बात है कैटलिस्ट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा।
ठीक है। तो वो कौन से होंगे, वो प्रोटीन्स होते हैं। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे कैटलिस्ट जो होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, कुछ को छोड़ा के। वो हम लोग एंजाइम में डिस्कस करेंगे, जैसे न्यूक्लिक एसिड का भी कुछ होता है तो उसको हम लोग राइबोजाइम कहते हैं, तो वो सारा एंजाइम में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही बात देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रोटीन जो होता है जिनमें कैटालाइटिक पावर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो यही मैं बता रही हूँ कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सही है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो कोई भी रिएक्शन का हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट है तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बिना कैटलिस्ट के अगर रिएक्शन कर रहा है तो ये इस तरह का जो है वो ग्राफ बनता है। लेकिन अगर हम लोग कैटलिस्ट डाल देंगे ना तो ये इस तरह का हो जाएगा, मतलब इसका जो पाथ है वो थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, पाथ शॉर्टर हो गया इसका मतलब रिएक्शन जल्दी हो रही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसलिए कहते हैं इसको कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो कैटलिस्ट का फंक्शन ही है, ये जो पाथ है इसको शॉर्ट कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे हो रहा था, अब यहाँ पे हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है टाइम जो है वो कम लेगा, जल्दी हो जाएगा, है ना। तो वही एंजाइम का काम होता है। हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। और वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं। कुछ जो है वो एक्सेप्शन है जो हम लोग एंजाइम में पढ़ेंगे। और मैंने जो भी बताया राइबोजाइम वो न्यूक्लिक एसिड होता है। जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जैसे कि ग्लूकोज से जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो मैंने बताया कि जो ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में बनता है ना, पायरुविक एसिड में तब्दील होता है, तो ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस होता है। फिर पायरुविक एसिड पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसके कंडीशन पे, एनारोबिक कंडीशन होगी या फिर एरोबिक कंडीशन होगी, उस पर डिपेंड करेगा, सही, कि वो क्या बनाएगा। ओके, तो अगर एनारोबिक कंडीशन हुई तो ये भी हो सकता है कि एसिडिक फर्मेंटेशन हो जाए, ठीक है। अगर बॉडी से बाहर हो रहा है तो एसिडिक फर्मेंटेशन हो जाएगा, तो इथेनॉल बन जाएगा। अगर एरोबिक कंडीशन होगी तो एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, एरोबिक कंडीशन में सिंपली CO2 बन जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और हमारी बॉडी में अगर एनारोबिक कंडीशन होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो ये पायरुविक एसिड एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड किस प्रोसेस की तरफ जाता है। एनारोबिक कंडीशन में अगर रहा तो दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, अगर बाहर में हमारे रहा तो एथेनॉल बन सकता है, और अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर एरोबिक कंडीशन रही तो क्या बनेगा, CO2 + H2O में तब्दील हो जाएगा, सही है। और ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, सही है। तो ये है मेटाबॉलिक पाथवे एक तरह का, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया मेटाबॉलिक पाथवे का। फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक पाथवे होता क्यों है, ये बताइए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, मान लो कि ग्लूकोज से जब CO2 + H2O बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो है वो एनर्जी भी हमें मिलती है। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में मिलती है। जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में मिलती है, और इसको जो है हमारा बॉडी स्टोर करके रखता है, ठीक है। और स्टोर करने के बाद जब भी ज़रूरत होती है तो फिर ये इस्तेमाल होता है। तो ATP का ही ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग को एनर्जी मिलती है, सही है। अब ये जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, बहुत सारे कामों में। बायोसिंथेटिक में इस्तेमाल होता है, ऑस्मोटिक में इस्तेमाल होता है, फिर हम लोग का जो मैकेनिकल वर्क होता है, मतलब जितने भी हम लोग एनर्जी वाला काम करते हैं वो सारा इस मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से ही मुमकिन हो पाता है, ठीक है। ये जो एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी मैंने बताया कि ATP के फॉर्म में हम लोग जो है वो स्टोर करते हैं इस एनर्जी को। इसलिए ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्योंकि जो ATP होता है वही उसी का ब्रेकडाउन होता है, जब फॉस्फेट ग्रुप का ब्रेकडाउन होता है। 3 ATP ट्राईफॉस्फेट है ना, एडोनिसिन ट्राईफॉस्फेट है, तो 3 ATP होते हैं। तो एक ATP का अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी, वो बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है, इसी का ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे बता दें, एक ATP है, एक ATP जो होता है वो कितना एनर्जी देता है, वो एनर्जी देता है 7.3 किलो कैलोरी ऐसे लिखाता है KCAL, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो एक मोल में कितना किलो कैलोरी देगा एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी होती है कौन सी होती है, फॉस्फेट की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है, सही है। अब मेटाबॉलिक जो पाथवे होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे, एक होता है एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक,
सही है। अब कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? कैटाबॉलिक पाथवे एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पर जो मेटाबॉलिक, ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज से जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है तो वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स से क्या हो रहा है? सिंपल में तब्दील हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिक पाथवे कह रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल सब्सटेंस में तब्दील हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यही तो होता है। तो C6H12O6 जो है वो क्या, किस चीज़ में तब्दील हो रहा है? CO2 प्लस H2O में तब्दील हो रहा है, यही होता है ना। तो ये क्या हो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। तो यहाँ कैटाबॉलिक पाथवे ना भूलें, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कैटा, ठीक है। काटा मतलब काटा, काटा मतलब तोड़ दिया, काट दिया, ठीक है, काटा। तो इसको काटा तो क्या हुआ? एक छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गया, सही है। तो इस वजह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं कैटाबॉलिक पाथवे, जिसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। जो कैटाबॉलिक पाथवे होता है वो एक्चुअली क्या करता है? रिलीज करता है एनर्जी। जाहिर सी बात है कि कोई भी, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब CO2 में टूटता है, CO2 प्लस H2O बनाता है, तो यहाँ पे ATP का भी फॉर्मेशन होता है, तो 38 ATP का फॉर्मेशन हो रहा होता है, सही है। तो ये जो है वो क्या देता है? एनर्जी देता है। अभी मैंने ATP के बारे में बताया कि ATP क्या देता है? एनर्जी देता है। अगर ATP का बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देता है, सही है। दूसरी बात ये यहाँ पे ये है, जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, ये यही एग्जाम्पल है। ये कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लाइकोलाइसिस का एग्जाम्पल, ठीक है। जब ग्लूकोज जो है वो डिग्रेड होता है लैक्टिक एसिड में, तो ये हमारे मसल्स में तो एनर्जी लिबरेट करता है। लेकिन ग्लूकोज यहाँ पे लैक्टिक एसिड से अच्छा था कि वहाँ पे एग्जाम्पल एक और रहता है, जो कि CO2 जब H2O में तब्दील होता है। एक और एग्जांपल जो अभी मैंने बताया, और साथ साथ यहाँ पे लैक्टिक एसिड में तो ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, बस 2 ATP मिलता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस वाला ATP होता है ना, बस वो 2 ATP। तो यहाँ पे तो बहुत कम एनर्जी। तो ये भी एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन ही है। कहने का मतलब यही है कि कैटाबॉलिक पाथवे ही है एक तरह का, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो रहा है तो वो भी एक तरह का कैटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। साथ साथ मैंने जो ग्लूकोज से CO2 प्लस H2O में बताया, वो भी एक कैटाबॉलिक पाथवे है। तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, लैक्टिक एसिड में एनर्जी कम मिलती है। दूसरा होता है एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है? एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि जो सिंपल है वो किस में चेंज हो जाता है? वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होता है? प्लांट में लीफ में क्या होता है? लीफ लेता है CO2 प्लस H2O लेता है और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यही तो होता है। तो इसी को कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे, जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो सिंपल सब्सटेंस है उससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, सही है। तो ये समझ में आ गया एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे। तो कैटा से याद रहेगा तो एना भी याद हो जाएगा साथ ही साथ, सही है। दूसरी बात ये है कि जो एनाबॉलिक पाथवे है वो कंज्यूम करता है एनर्जी, सही है। तो कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी लिबरेट कर रहा था क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पर एनाबॉलिक पाथवे में क्योंकि किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी वजह से यहाँ पे कंज्यूम होगी एनर्जी। जो एनाबॉलिक पाथवे होता है उसमें जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे कि असेंबली ऑफ प्रोटीन है, अमाइनो एसिड जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अमाइनो एसिड है वहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड का असेंबली होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, इसी तरह से 100 अमाइनो एसिड जब मिलके बनता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। 1 से 100 जब अमाइनो एसिड मिल करके बनता है तो क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरह का क्या है? एनाबॉलिक पाथवे है। दूसरा जो एग्जांपल है, जैसे कि एसिटिक एसिड से जब कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ये भी एनाबॉलिक पाथवे है, सही है। ये एसिटिक एसिड एक सिंपल सब्सटेंस है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स लिपिड है। तो इस तरीके से ये एनाबॉलिक पाथवे हो गया, सही है। दूसरा है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का थोड़ा सा है, बायो एनर्जेटिक्स किसको कहते हैं? एक्चुअली ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि फोकस करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे डिराइव करते हैं एनर्जी। दूसरी बात ये है इनमें और चीज़ें होती जैसे कि कोई भी क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि वो इवॉल्व करते हैं। तीसरी बात यह है कि वो एनर्जी जो स्टोर करते हैं वो कैसे स्टोर करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं। और उसके अलावा जो है वो जो एनर्जी होती है वो जो कन्वर्ट करते हैं वर्क में वो कैसे करते हैं। ये तो सारी चीज़ें जो है वो बायो एनर्जेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, सही है। अब दूसरी बात आती है मेटाबॉलिक फ्लक्स की। तो मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या होता है? मेटाबॉलिक फ्लक्स जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या होता है कि वो एग्जिस्ट करता है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब ये है, स्टेडी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट इसको नहीं कहेंगे। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो बायो मॉलिक्यूल है जो कॉन्सेंट्रेशन में है वो दूसरे में चेंज ऐसे हो रहा होता है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो वो एक प्रॉपर वे में हो रहे होते हैं, ठीक है, फ्लो होता है उसका। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई टैप है वहाँ से अगर पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी अगर निकल रहा है तो ये स्टेडी स्टेट में निकल रहा होता है। पानी टैप से निकल रहा होता है तो किस स्टेट में निकल रहा होता है? स्टेडी स्टेट में। तो फ्लो तो कर रहा है ना, तो पानी का जो फ्लो हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट तो नहीं है ना, वो स्टेडी स्टेट है, वो एक यूनिफॉर्म स्टेट है उसका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। इसी बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक फ्लक्स कहेंगे, सही है। तो जैसे मैंने कि नल का एग्जांपल दिया, तो नल में जो पानी गिर रहा होता है, नल जो होता है उसमें जो पानी गिर रहा होता है वो स्टेडी स्टेट में। तो पानी को मान लीजिए कि बायोमॉलिक्यूल्स, तो कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टेडी स्टेट में रहते हैं और इसी बात को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिविंग स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस से इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा होता है। कोई भी केमिकल प्रोसेस, कोई भी जैसे रिएक्शन हो रही होती है तो कोई भी रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस से क्या होता है? इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना वो चाहता है। लेकिन जो ये स्टेट होता है, ये जो स्टेट है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना चाह रहा है, तो ये जो स्टेडी स्टेट है जो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा था, बताइए ये क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में है? नहीं है ना। तो इसी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हो रहा होता है, इसी को हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं। और स्टेडी स्टेट जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो भी रिएक्शन हो रही होती है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है, मूव करना चाहता है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। और एक चीज़ हम लोगों ने कहा है कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी वर्क जो है वो हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे वर्क परफॉर्म नहीं करता है। इसी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो क्या होते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचते हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनको वर्क करना है। और वर्क करने के लिए क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होना ज़रूरी होता है, स्टेडी स्टेट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो लिविंग स्टेट जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है ताकि वो परफॉर्म कर सके वर्क को, ठीक है। तो वर्क को परफॉर्म करने के लिए कोई भी लिविंग स्टेट को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को जाना चाहती है। जैसे कि मान लीजिए कि थर्मस में आपने पानी रखा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बाहर के एनवायरनमेंट से क्या होगा, अगर गर्म पानी रखें तो बाहर के एनवायरनमेंट से मैच करना चाहेगा। तो वो जो मैच करने का जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उसका, वो क्या होगा, वो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा। वो अलग बात है कि मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मैच कर जाए तो वो अपने आप को रोक दें, क्योंकि फिर वहाँ पे फिर वर्क होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक वो इक्विलिब्रियम, जब तक वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर मैच नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, उसका जो हीट है वो निकलता चला जाएगा, सही है। तो ये एक तरह का नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, एक तरह का स्टेडी स्टेट होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो अपना काम करती है, अपना जो वर्क है वो परफॉर्म करती है, ठीक। कोई भी वर्क जो है वो परफॉर्म होता है किस स्टेट पे, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे, यानी स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। उसी तरह से लिविंग स्टेट भी जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहता है। तो लिविंग प्रोसेस जो होते हैं वो कांस्टेंट एफर्ट करते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि उनको परफॉर्म करना होता है फंक्शन। उनको क्या परफॉर्म करना होता है, फंक्शन, वर्क करना होता है। तो वर्क करने के लिए वो अपने आप को वो करता है, अपने आप को जो है वो एफर्ट लगाता है कि हम जो है वो इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच सके, सही है। और ये अचीव कैसे होगा, ये अचीव होगा एनर्जी इनपुट की वजह से, ठीक है। तो एनर्जी इनपुट की ज़रूरत पड़ती है और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म ताकि जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो सके, है ना। और इसी वजह से लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म जो है वो सिनोनिमस होता है। विदाउट मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग स्टेट जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है। कोई भी अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, अगर आपके बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वो बॉडी जो होगी वो लिविंग नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो जब इंसान की डेथ होती है तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म सारा रुक जाता है, तो डेथ हो जाती है, सही है। अगर मान लो कि किसी को हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट अटैक में क्या हुआ, हार्ट जो वो पंप करना रुक गया, वो अपना वर्क जो परफॉर्म कर रहा है वो रुक गया, ठीक है। तो क्या हो गया, डेथ हो गई। तो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म एक सिनोनिमस प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म के बगैर क्या है, लिविंग स्टेट नहीं होगा, और लिविंग स्टेट है तो मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। दूसरी बात आती है एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। एंजाइम्स में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स की जो हिस्ट्री है, मतलब कब डिस्कवरी हुई, कब उसको आइसोलेट किया गया, वगैरह वगैरह।
और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ एंजाइम और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। सही है। तो सबसे पहले एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी जानेंगे, उसका टर्म कौन दिया था, फिर आइसोलेट कौन किया था, फिर उसका नेचर कौन बताया था, क्रिस्टलाइजेशन कौन किया था, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो ठीक है, पहले सबसे पहली बात करते हैं डिस्कवरीज की। तो डिस्कवरी में जो सबसे पहला जो डिस्कवरी था वो लुईस पैस्चर का था। 1850 में इन्होंने कहा था फर्मेंट, ठीक है, एंजाइम नहीं कहा था। लुईस पैस्चर ने कहा था कि एक फर्मेंट होता है और ये जो है वो एक्चुअली इन्होंने देखा था कि जो शुगर होते हैं वो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं बाय द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डालेंगे तो शुगर क्या होता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है, अल्कोहल मतलब इथेनॉल में। ठीक है, और ये एक कैटालाइज्ड रिएक्शन है और इस जो कैटलिस्ट जो इन्होंने कहा था वो बोला था कि फर्मेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने फर्मेंट कहा था, एंजाइम नहीं कहा था। दूसरी बात ये हो गई कि जो टर्म है वो टर्म किसने दिया था, एफ.डब्ल्यू. क्यूने ने 1878 में जो फर्मेंट्स को बदल करके इन्होंने एंजाइम कहा। सही है। तीसरी बात ये आती है कि आइसोलेट किसने किया था, तो आइसोलेट किया था बुशनर ने 1903 में और सेम ईयर में इनको अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इसी चीज़ के। उसके बाद अगर बात करें इनका जो एंजाइम्स प्रोटीन नेचर का होता है ये कौन बताया था और इसको क्रिस्टलाइज किसने किया था, तो एंजाइम्स को प्रोटीन नेचर का होता है जे समनर ने इसको प्यूरिफाई किया जो कि यूरेज एंजाइम था और इसको क्रिस्टलाइज भी इन्होंने किया था। फिर 1926 में इन्होंने प्यूरिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया, लेकिन इनको अवार्ड मिला 1946 में, नोबेल प्राइज मिला। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात करें तो एंजाइम्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो एक प्रोटीन नेचर का होता है और न्यूक्लिक एसिड भी, मतलब कुछ जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं लेकिन जो ऑलमोस्ट सारे होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब जो एंजाइम जो होता है वो कैटलिस्ट होता है, ये पता ही है। तो कैटलिस्ट होता है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, इसमें से एक जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी ये बता देते हैं कि जो एंजाइम होता है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से इस तरह से अलग होता है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे भी ये एफिशिएंटली वर्क कर सकता है और हाई प्रेशर पे भी वर्क कर सकता है, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से अगर अबव जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है और इस प्रेशर को ऑप्टिमम प्रेशर कहा जाता है जहाँ पर एंजाइम जो है वो वर्क कर सकता है। उसके बियॉन्ड जाएगा तो क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सही है, लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, याद रखिएगा, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता। वो क्या होता है, उसका जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सल्फर बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम लोग एंजाइम का स्ट्रक्चर आगे देखते हैं तो क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये बहुत लो टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि कुछ जो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, उनमें जो है कुछ जो स्पेशली जो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में रहते होंगे, जैसे कि हॉट वेंट्स में और सल्फर स्प्रिंग्स में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, उनसे जो एंजाइम निकलते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं और अपना कैटालाइटिक पावर जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं, और वो टेम्परेचर 18 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल जो है वो जो हम लोग को पढ़ना है 12th में वो है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, ये एंजाइम का जो है वो बाद में बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है। ठीक है, 18 to 19 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, ये रह सकता है, ये अपना पावर रख सकता है। तो इसी वजह से जो थर्मस एक्वाटिकस क्या है, एक बैक्टीरिया है जिससे ये एंजाइम निकलता है और ये इस्तेमाल होता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो ऐसा एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो थर्मल स्टेबिलिटी एक क्वालिटी होती है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि एंजाइम ज़्यादा टेम्परेचर पे रह ही नहीं सकता। ऐसा जो एंजाइम आइसोलेट किया जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहते हैं। सही है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल अमाइनो एसिड इस तरीके से लीनियरली जो है वो अटैच होते चले जाएंगे। ठीक है, कौन से बॉन्ड से अटैच होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होंगे। मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होता है। सही है, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर। तो एंजाइम भी ऐसा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा है कि एंजाइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी रखता है, क्योंकि प्रोटीन का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तीसरा है कि एंजाइम जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर भी रखता है, क्योंकि प्रोटीन का भी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना। तो जैसा स्ट्रक्चर प्रोटीन का होगा वैसा स्ट्रक्चर एंजाइम का होगा, नो डाउट। लेकिन फर्क यहाँ पे ये आ जाता है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर याद है आपको, टर्शियरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि
जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी फर्दर फोल्डिंग हो जाती है और उसमें एक बॉन्ड और जुड़ जाता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी, लेकिन यहाँ पे एक और बॉन्ड हो जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे फर्दर फोल्डिंग हो जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम में क्या होता है, अगर हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो एंजाइम में क्या होता है, जो बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन होता है, बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, वो एक दूसरे पे और फोल्ड का हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, फोल्ड ही हो जाता है और इसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, तो उससे क्या होता है, फोल्डिंग हो जाती है। तो ये क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, ये जो चेन होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस करने की वजह से बहुत सारे पॉकेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से पॉकेट्स जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो इस तरीके से सर्वाइसेस और पॉकेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्वाइसेस और पॉकेट्स हैं उनको एक्चुअली क्या होते हैं, ये एक्चुअली एक्टिव साइट होते हैं। ये इस टाइप के जो पॉकेट्स बन जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर होने की वजह से, तो वो एक्टिव साइट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर पे एक्टिव होते हैं, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर पे ही एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सही है। तो जो एक्टिव साइट होते हैं एंजाइम का, वो एक्चुअली एक सर्वाइसेस और पॉकेट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इस तरीके से एक एंजाइम में क्या बना, एक्टिव साइट बना, तो यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट इस तरीके का सबस्ट्रेट होगा, तो ये इस तरीके का जो सबस्ट्रेट है वो इसमें आकर के फिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिट हो जाता है, तो इसी में फिट होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, ये अब स्पेस को कम कर दिया, ठीक है। अब इसी में रिएक्शन होता है इसका, तो इसी वजह से जल्दी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इसी वजह से इसकी होती है। तो पॉकेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पेस कम कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव साइट के थ्रू रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उसका हाई रेट कर देते हैं, ओके। अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप्स के चेंजेस रखते हैं, ठीक है। एक मतलब बेसिक एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन सिंपली जो भी रिएक्शन हो रहा होता है, जो केमिकली रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, उनमें एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अगर हम लोग फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल चेंज सिंपली क्या होता है कि एक शेप में चेंज हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना। कोई भी फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि उसका जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो रहा है ना। जिसमें फिजियोलॉजी में शेप आ जाता है, तो शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है, बस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है शेप में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। ये एक चीज़ हो गई, फिजिकल चेंज में शेप जो होता है वो चेंज हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आइस मेल्ट कर सकता है वाटर में, या फिर वाटर जो है वो वेपर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर शेप की अगर हम बात करें तो जैसे कि ग्लूकोज लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, फिर वो क्या बन जाता है, वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो सिंपली शेप का चेंज हो रहा है ना, ग्लूकोज में क्या हो रहा है, लीनियर से वो सर्कुलर बन जा रहा है ना, साइकिल बन जा रही है, तो वो शेप में चेंज हो रहा है। लेकिन दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि स्टेट में चेंज हो रहा है ना, चीज़ वही है, बस उसका स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आइस मेल्ट कर जाए वाटर में, और वाटर क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए और वेपर बन जाए, तो ये जो है वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक खीरा है, खीरा को हम काट दिए तो ये स्लाइसेस में बढ़ गया, रहा तो खीरा ही ना, है ना, ये रहा तो खीरा ही, लेकिन वो स्लाइसेस में बढ़ गया, तो क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया, तो इसी को कहते हैं फिजिकल चेंज। जो केमिकल चेंज होता है, जब केमिकल चेंज कब कहते हैं, जैसे केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और एक बॉन्ड बनेगा और दूसरा नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्ड का टूटेगा और दूसरा नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, पूरा ट्रांसफॉर्म, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो जो है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होकर के क्या बन गया, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, दूसरा बन गया, एक से क्या बन गया, दूसरा। जैसे कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन गया, या फिर ग्लूकोज से क्या बन गया, CO2 बन गया। तो एक कंपाउंड से क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ ही बन गई, है ना। तो उसी को कहते हैं केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। जो केमिकल चेंज होता है वो 2 तरह का हो सकता है, एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का रिएक्शन हो सकता है, और दूसरा जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में जैसे कि
बेरियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर के बेरियम सल्फेट बना रहा है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह का इनऑर्गेनिक केमिकल, ये जो है वो इनऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिकल, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइसिस होकर के क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, साथ साथ वाटर भी निकलेगा, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो रहा है तो वाटर भी निकलेगा और ग्लूकोज जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा होता है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो सारे कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, ये फिजिकल या भी केमिकल प्रोसेस पे वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो पर यूनिट टाइम में कितना बन रहा है। तो अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करना चाहें, मतलब अगर इसको रिएक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं रेट को, तो रेट को इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म जो हो रहा है वो पर यूनिट टाइम, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। रेट इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, जो रेट होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी स्पीड होती है जिसका जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। किसी एक डायरेक्शन में कोई भी स्पीड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो रेट क्या होता है, रेट भी वेलोसिटी कह सकते हैं उसको, अगर उसका डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड है। तो कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में जो रेट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और भी जो फैक्टर्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, फिर प्रेशर भी। अगर कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन उठा लीजिए तो उसमें लिखा रहेगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे लिखता है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर लिखता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, है ना, एंड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा रहता है। तो रेट जो है कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और अदर फैक्टर्स जैसे कि प्रेशर भी है वो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, एक थंब रूल होता है, जनरल रूल होता है, जनरल रूल ऑफ थंब जिसको कहते हैं। तो क्या होता है इसमें कि रेट जो है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा बाई हाफ, ठीक है। रेट जो है वो डबल हो जाएगा या फिर हाफ से डिक्रीज हो जाएगा एवरी 10 डिग्री चेंज इन डायरेक्शन। अगर 10 डिग्री राइज कर दिए, अगर 10 डिग्री राइज कर दिए तो डबल हो जाएगा, अगर 10 डिग्री घटा दिए तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। तो रेट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो रेट डबल हो जाता है, और अगर 10 डिग्री घटा देंगे तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो कैटलिस्ट होता है, जो कैटलाइटिक रिएक्शन होता है, वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रेट से प्रोसीड करता है। जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होगा, कोई भी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन को और कैटलाइज्ड रिएक्शन को देखिएगा तो जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो चलेगा, लेकिन जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो बहुत फास्ट होगा, सही है। जब भी हम लोग एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है बनिस्बत की अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल है CO2 + H2O कार्बोनिक एसिड देता है, और ये जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो होता है कार्बोनिक एसिड, सही है। ये कहाँ होता है, हमारे ब्लड में होता है, ठीक है, जहाँ पे CO2 जाता है और वाटर के साथ मिलता है और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अगर एब्सेंस ऑफ एंजाइम होगा तो रिएक्शन इतना स्लो होगा कि अबाउट 200 जो मॉलिक्यूल्स है वो 1 घंटे में जो है वो क्या होगा, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में होगा, ठीक है। 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर वही हम एंजाइम का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होता है, अगर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पर होगा तो जो मॉलिक्यूल होगा अबाउट 600,000 मॉलिक्यूल जो है वो पर सेकंड बनेगा। आप बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ करके एंजाइम जो है वो रेट को बढ़ा देता है, सही है। तो ये जो एंजाइम है वो एक्सेलरेट करता है रेट को अबाउट 10 मिलियन टाइम्स को जो है वो रेट जो है वो एक्सेलरेट कर देता है, सही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो एंजाइम जो है रेट को बढ़ा देता है किसी भी रिएक्शन के।
जैसे कि अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पे बनता है, ठीक है, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो ये भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है। तो यहाँ पे अगर सिंपल जो है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, लेकिन वही यहाँ पे ये जो पूरा रिएक्शन होता है, ये 10 स्टेप प्रोसेस जो होता है वो पूरा कैटलाइज्ड होता है, इसमें जो है कैटलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इसी वजह से ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अब इससे जो रिएक्शन है ना, बहुत सारे एडिशनल रिएक्शन इससे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंड प्रोडक्ट इससे बनते हैं। जैसे देख लेते हैं कि जो पायरुविक एसिड है, अगर स्केलेटल मसल्स में होगा और एनारोबिक कंडीशन होगी तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा केस हो सकता है कि अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन होगा तो पायरुविक एसिड जो है वो CO2 + H2O का डायरेक्ट फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन होगा तो। और उसके बाद फिर जब ईस्ट आएगा तो क्या होगा, एसिडिक फर्मेंटेशन होगा, जहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, सही है। अब जो एंजाइम है, कोई भी एंजाइम जो रेट को हाई कर देता है तो वहाँ पे जो केमिकल कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, तो ये आपको बताते हैं। जैसे कि कोई भी एंजाइम है यहाँ पे, तो कोई भी एंजाइम में क्या होता है, एक एक्टिव साइट होता है, ठीक है, एक्टिव साइट पे क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है, यही तो होता है। तो कोई भी एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे वो एक्टिव होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होता है और वो कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट में। तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करता है। ये हम आपको स्ट्रक्चर से बता दिए कि एंजाइम क्या होता है। यहाँ पे एक एक्टिव साइट होता है जहाँ से सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करेगा, सही है। सबस्ट्रेट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, बाइंड करता है एंजाइम के पास, ठीक है, कहाँ पे बाइंड करता है, एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, ठीक है, जो कि एक पॉकेट या क्लेफ्ट की तरह होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है डिफ्यूज हो जाता है टुवर्ड्स एक्टिव साइट, सही है। और सबस्ट्रेट डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये सिंपली एक ट्रांजिएंट फेनोमेना है। ट्रांजिएंट होने का मतलब ये है कि कुछ ही देर तक ये रहता है, फिर बाद में ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एक परमानेंट फेनोमेना नहीं है, एक बीच का इंटरमीडिएट फेनोमेना है, सही है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ये जो एंजाइम है ये इसके साथ सबस्ट्रेट मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा जिसको हम लोग ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इस स्टेट में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट हो जाता है बाउंड कर जाता है किससे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे और नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर होगा, सही है। अब क्या होगा, जल्द ही क्या होता है, ये जो ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर है यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है और तुरंत जो है वो एक्टिव साइट पे क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट का जैसे ही फॉर्मेशन होगा क्या होगा, सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा, क्या सबस्ट्रेट का बॉन्ड जो है वो टूटेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जो भी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या फिर मेकिंग ऑफ बॉन्ड जो भी होना होता है, ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर ज्वाइन करेगा, सही है, फॉर्मेशन होगा, सही है। तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है एक्टिव साइट पे। अब ये जो एंजाइम है वो फर्दर जो है क्या हो गया, ये फ्री हो गया, अब किसी और सबस्ट्रेट से ये बाइंड करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। और दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है। जो पाथवे है, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो पाथवे है वो एक स्टेट से जाता है जिसको हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर वो बनेगा जो मैंने अभी दिखाया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ये पूरा मिल करके इसको हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो स्टेबल सबस्ट्रेट है और जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है ये बीच का स्टेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, सही है। तो ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ में आ गया। तो ये सारे जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट होते हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं। ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। जैसे कि अगर आप ग्राफ को देखिएगा तो ये ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर ये इस पोजीशन पे होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है, यानी लो एनर्जी पे आना चाहता है, सही है। तो ये जो ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है और बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, सही है।
तो एक्चुअली स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एनर्जी स्टेटस पे। अब जैसे कि ये पिक्चर देखिए ये वाला यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो कि अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब जैसे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे ये है, ये वाई एक्सिस, इस पे पोटेंशियल एनर्जी है। और एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ओके। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, और किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। और बीच में एक ट्रांजिएंट स्टेट है जहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। सही है, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ नोटिस कर सकते हैं। एक जो एनर्जी लेवल बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच का जो एनर्जी लेवल है, एस और पी का जो बीच का एनर्जी लेवल है, ये है एस, ये है पी। ठीक है, इसके बीच का जो एनर्जी लेवल है इसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर पी जो है, पी यानी प्रोडक्ट, पी जो प्रोडक्ट है लोअर देन एस होता, लोअर देन एस, यहाँ पे लोअर देन एस है ना, लोअर देन एस है, तो ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा। जाहिर सी बात है कि देखिए एक बात बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी है, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी है, दोनों के बीच की एनर्जी ये होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब सबस्ट्रेट अपने इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये एनर्जी तो बराबर हो गई, लेकिन यहाँ जो एनर्जी निकली, प्रोडक्ट तो यहाँ बन रहा है, तो ये जो एनर्जी होगी ये बच गई ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी बच गई जो वो रिलीज होगी। सही है, तो ये कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक ऐसा केस भी हो सकता है कि सबस्ट्रेट, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट, इससे भी नीचे क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, और यहाँ पे जो है वो इससे भी, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, ऊपर में होगा। तो जो यहाँ पे ये बीच में जो एनर्जी मिलेगी, ये जो बीच में एनर्जी इसको देना पड़ेगा ना, है ना, यही जो एनर्जी होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। सही है, तो दो तरह का यहाँ पे रिएक्शन होता है। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली एक्सोथर्मिक है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो यहीं पे है, सबस्ट्रेट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, तो जो ये एनर्जी बच गई ये क्या होगी, ये एनर्जी बाहर निकल जाएगी। इसी को तो कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग को एनर्जी भी मिलेगा। सही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी एनर्जी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो और लो एनर्जी का था। सही है, दूसरी बात यह है कि ये जो है वो इधर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ये तीनों किसी तरह का भी रिएक्शन हो, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे हो, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के और नीचे हो, हर में एक स्टेट ज़रूर ऐसा आता है जिसको हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर कह रहे हैं ना। रिएक्शन कोई भी हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तो रिएक्शन कोई भी हो, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी मैटर करती है। और दूसरी बात यह है कि जो सबस्ट्रेट एक स्टेट में जो जाता है, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट जो है इस स्टेट में जाता है, तो हर में जाएगा, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, स्पॉन्टेनियस हो या फिर एंडोथर्मिक हो। एक लेवल आता है जहाँ पे इसकी एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट सब में आता है। सही है, तो एक एनर्जी, एक हायर एनर्जी स्टेट में एस ज़रूर जाता है। ठीक है, चाहे सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो, कम हो या बराबर हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस ये जो है ये स्टेट ज़रूर आता है हर रिएक्शन में। सही है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें फिर से हम बता देते हैं कि अगर एस की एनर्जी क्या होगी, एस की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एस की एनर्जी जब प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी तो जो बाकी एनर्जी हो गई वो इधर ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की एनर्जी, अगर प्रोडक्ट बनने में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, सबस्ट्रेट से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये अगर एनर्जी देना पड़ रहा है, यानी एनर्जी उसमें लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी इक्वल हो जाती है सबस्ट्रेट से, तो ये कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी ना दिया जाता है ना लिया जाता है, एक नॉर्मल एक रिएक्शन हो जाती है। सही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को समझिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। कोई भी सबस्ट्रेट को एक जो वो फाइनल फॉर्म में जब पहुंचता है, मतलब मैक्सिमम स्टेट में जो पहुंच जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है, उसी के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इसके और इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। जहाँ पे सबस्ट्रेट को एक स्टेट में पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, एक्टिव होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि जब तक सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में नहीं पहुँचेगा वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे ज़रूरत होती है। समझ आई बात? तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया। ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब क्या होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी आप समझ गए, तो अब ये बताइए कि जैसे कि एंजाइम है कोई, मैंने कहा कि जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो जब एंजाइम, अगर हम लोग किसी में रिएक्शन में भी अगर हम लोग किसी रिएक्शन में कोई एंजाइम डालते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो सबस्ट्रेट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, ये क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट इसका कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट को एक जगह मिल जाती है, एक स्पेस मिल जाता है कि वो बाइंड करे, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो और नीचे चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो सबस्ट्रेट को ये पहाड़ जो ऊपर चढ़ना पड़ रहा है ये नीचे की तरफ हो जाएगा। सही है, तो इस वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो इसी वजह से ऑब्वियस सी बात है, ये इतना ऊंचा जा करके ये रिएक्शन पूरा कर रहा है और यहाँ आकर के रिएक्शन पूरा कर रहा है, तो बताइए किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, किसमें कम टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जो होगा, ये वाला जो पाथ होगा ये ज़्यादा लंबा होगा, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन बहुत देर में होगा कंप्लीट, है ना। और अगर सबस्ट्रेट अगर इस पाथ से गुजरेगा तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से जो एंजाइम क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लो कर देता है। सही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देना ही एंजाइम का काम होता है। सही है, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है और रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। रिएक्शन का जो रेट होता है वो फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जो कोई भी एंजाइम है उसका एक सबस्ट्रेट होता है जो कि उसके एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या बनाता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो मैंने ट्रांजिशन स्टेट, और वहीं पे क्या होता है, वहाँ पे एक और बनता है, जैसे कि सबस्ट्रेट अगर वहाँ पे ब्रेक हो गया, यानी उसका बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया या मेकिंग हो गया, कुछ भी होना हो वहाँ पे, मेकिंग या ब्रेकिंग, तो कुछ भी हुआ तो वो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो उसी स्टेट में क्या हो जाता है, उसी स्टेट में क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन, तो एक और कॉम्प्लेक्स वहाँ पे सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जगह पे हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट जो है वो अलग हो गया, यानी प्रोडक्ट बन गया तो अलग हो गया। अभी ये एंजाइम जो है वो फर्दर दूसरे सबस्ट्रेट को क्या कराएगा, हेल्प करेगा उसका रिएक्शन कंप्लीट करने में। सही है, तो ऐसा होता है। समझ आ गई बात? तो रिएक्शन समझ में आ गया। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, ईएस कॉम्प्लेक्स या ईपी कॉम्प्लेक्स, दोनों जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और जल्दी ही जो है प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। और एंजाइम तो अनचेंज ही रहेगा क्योंकि वो दूसरे सबस्ट्रेट से फिर बाद में ज्वाइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। सही है, कैटालाइसिस के लिए जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है एंजाइम अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो रिएक्शन कैसे फास्ट हो पाएगा, है ना। तो वो ज़रूरत होती है कैटालाइसिस के लिए ईएस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होने की। सही है, वो अलग अलग रहेंगे तो एंजाइम को क्या पता कि कहाँ पे सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट अपने हिसाब से रिएक्शन कर रहा होगा, लेकिन जब तक एंजाइम के पास आएगा नहीं, बाइंड नहीं करेगा उसको, तब तक जो है वो उसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट नहीं होगा। अब जो रिएक्शंस होती हैं उनका मैं एक एक करके स्टेप बता देती हूँ आपको। जैसे कि कोई भी कैटालाइटिक साइकिल होता है, उसमें जो एंजाइम एक्शन होता है, फर्दर जो स्टेप्स होते हैं वो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो आके बाइंड करता है। ठीक है, कहाँ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा एक्टिव साइट में, आके फिट हो गया। सही है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो बाइंड होता है, जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की, वो इंड्यूस करता है ताकि जो एंजाइम है वो अपना शेप को थोड़ा ऑल्टर करे ताकि जो ये मोर टाइटली फिट हो जाए। अगर पिक्चर देखिएगा तो यहाँ पे इतना टाइटली नहीं है, ठीक है, बस ये आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये तो पूरी तरीके से टाइट फिक्सिंग हो गई क्योंकि थोड़ा सा एंजाइम अपना शेप जो है वो ऑल्टर कर लिया है। सही है, उसके बाद जो होता है, जो एक्टिव साइड होता है एंजाइम का, वो बिल्कुल एकदम क्लोजली जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है और क्या करता है, सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है। अगर बॉन्ड मेकिंग हो रहा होगा तो बॉन्ड का मेकिंग करेगा, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा। अगर ब्रेक करना होगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है।
तो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसके बाद जो है वो न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, सही है। और उसके बाद क्या होगा कि जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा, सही है। तो प्रोडक्ट रिलीज़ करने के बाद जो है वो क्या होगा, अब ये जो एंजाइम है ये फर्दर किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर एक अनदर कैटालाइटिक साइकिल शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये सारा जो है क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। किस तरह से रिएक्शन होता है, जो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, कैटालाइटिक एक्टिविटी को, वो कौन कौन से हैं। पहला है टेम्परेचर, पीएच, और तीसरा है चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और कह सकते हैं कि बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। ओके, तो 3 चीज़ें हैं, टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर और पीएच की। तो टेम्परेचर और पीएच को देख ही रहे हैं, जो एंजाइम होता है जनरली जो है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है। मैंने पहले ही बताया कि जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करता है, एक्सेप्ट कुछ जो थर्मोफिलिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं, सही है। तो जो जनरल जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, वो क्या एक्चुअली में नैरो रेंज उनका होता है, टेम्परेचर का भी और पीएच का भी। जैसे आप ये वाला जो अगर ग्राफ देखिएगा तो देखिएगा एक हाई एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाता है एंजाइम एक्टिविटी, और फिर अगर उससे बढ़ा दीजिएगा टेम्परेचर तो ये घटता चला जाएगा। सिमिलरली इन पीएच एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज करता है और एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पीएच आता है जहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, और उससे ज़्यादा बढ़ाइएगा तो क्या होगा, वो घटता चला जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और पीएच में मैंने बताया कि जो एंजाइम होता है वो हाईएस्ट एक्टिविटी जो शो करता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच, जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, जो टेम्परेचर और पीएच होता है वो एक्चुअली क्या होता है, बिलो और एबव दोनों पे, उसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू के बिलो हो या फिर एबव हो, दोनों पे क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, सही है। अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसके जो बॉन्ड्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और क्या होते हैं, सल्फर बॉन्ड होते हैं, टर्शरी में तो यही होता है ना, यही बॉन्ड होता है, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, और डीनेचर हो जाएगा हीट से, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं रह पाएगा, उसकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सही है। तो एक नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पर एंजाइम जो है वो बिल्कुल फुल एक्टिव होता है, वहाँ पर फुल आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है यानी सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन अगर उसमें चेंज होता है तो किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। तो इंक्रीज़ करेंगे अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होगा, राइज होगा। इस तरीके से जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ये राइज होता चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पर मैक्सिमम, मतलब इसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट डालिएगा तो वो उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में, फिर एंजाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा तभी हो पाएगा कुछ, नहीं तो अगर सबस्ट्रेट डालते जाइएगा जितना एंजाइम होगा वो उसके साथ बाइंड करता जाएगा, एक टाइम आएगा एंजाइम ख़त्म, तो जितना भी डाल दीजिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, और यही जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे, वी मैक्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ से फर्दर अगर राइज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है तो कहाँ से बाइंड होगा। फिर आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बढ़ाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट के साथ साथ एंजाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम भी बढ़ेगा तभी ये जो है वो और ऊपर जाएगा, फिर एंजाइम ख़त्म हुआ, फिर ये जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से काम होता है। अब ये बता दें कि जो V मैक्स है उसका जो आधा यानी V मैक्स बाई 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, Km बोलते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो आधी होती है, सही है। अब चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है एंजाइम के जब मॉलिक्यूल्स जब कुछ होंगे, एक कांस्टेंट उसका अमाउंट होगा, ठीक है। एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट है। अगर हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते गए तो जाहिर सी बात है एंजाइम ख़त्म हो जाएंगे, तो सबस्ट्रेट बाइंड किससे करेगा, तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर रिएक्शन फिर नहीं होगी क्योंकि एंजाइम ही नहीं होगा, सही है।
तो कोई फ्री एंजाइम नहीं होने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, जैसा आपने ग्राफ में देखा कि कांस्टेंट हो गई। उसके बाद क्या है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है वो कुछ चीज़ों पे और भी डिपेंड करती हैं, जैसे कि अगर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स वगैरह डाल दें तो अगर वो एंजाइम पे बाइंड हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, अगर कोई और अदर केमिकल डाल दें तो इसकी वजह से इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या फिर इनका जो शक्ल है वो थोड़ा थोड़ा सेम है। अक्सर जो होता है ना, शक्ल जो होती है वो क्या होती है, वो सेम मिलती जुलती है, अरे तुम्हारे जैसा कहीं पे देखा था मैंने, अरे तुम्हारे जैसा कहीं पे मैंने देखा था, ठीक है, तो कंफ्यूज हो गए कि वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है या फिर केमिकल है कोई अलग, ठीक है। तो होता है कभी कभी आपको भी किसी ने बोला होगा यार तुमको मैंने कहीं देखा था, और मालूम हो कि तुम हो ही नहीं या आप लोग हो ही नहीं, तो फिर आप हो ही नहीं, तो फिर क्या होता है, उसको कन्फ्यूजन होता है, अरे हाँ ये तो वो है, लेकिन एक्चुअली में वो इंसान वो नहीं होता जो वो समझ रहा होता है। तो यही होता है एंजाइम के साथ, एंजाइम भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, तो उसी को कहते हैं इनहिबिशन। जब कोई और केमिकल क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम के एक्टिव साइट पे क्या होता है, बाइंड कर जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी को शट कर देता है, ख़त्म बंद कर देता है, उसी को कहते हैं इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिट कर दिया। और ऐसे केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। तो समझिए इनहिबिटर क्या होता है। इनहिबिशन जो होता है, इनहिबिशन मैंने अभी समझाया कि इनहिबिशन अगर कोई अदर केमिकल जो कि मिलता जुलता हो या फिर नहीं भी मिलता जुलता हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एंजाइम को किसी तरीके से बंद कर दे, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दे, उसी को कहते हैं इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं और इनहिबिशन दो तरह का होता है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। जैसे कि अगर ये पिक्चर देखी गई, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं। अब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, कलर चेंज मैंने किया है इसी वजह से, क्योंकि ये सबस्ट्रेट का कलर अलग है, ये एंजाइम इनहिबिटर का कलर अलग है, तो लेकिन दोनों का शेप जो है वो सेम है। तो उससे क्या होता है कि एंजाइम क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई मेरा वाला कौन सा है, हम किससे जो है वो बाइंड करेंगे। तो इनहिबिटर क्या करता है, वो बाइंड कर जाता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे, ठीक है। तो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो जाहिर सी बात है, सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं किया ना, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं किया तो जो प्रोडक्ट मिलना है वो प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा। तो एंजाइम के एक्टिव साइट पे इनहिबिटर जब बाइंड करता है तो एंजाइम की एक्टिविटी को शट कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन नहीं पाएगा, है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जहाँ पे एक्टिव साइट पे क्या होता है, इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, ओके। तो हम लोग को प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, तो जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ compete करता है और लास्टली क्या होता है, वो बाइंड हो जाता है, किसके साथ, एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से दोनों कॉम्पीट करेंगे, मालूम है कि एंजाइम के साथ ये बाइंड कर गए एक्टिव साइट पे, ठीक है। तो सबस्ट्रेट तो रह गया, तो जो सबस्ट्रेट, असल तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है ना, इनहिबिटर जब बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, सही है। उसके बाद ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एंजाइम का एक्शन डिक्लाइन हो जाता है। और इसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इनहिबिशन हो जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है वो सक्सीनेट के लिए, ये सबस्ट्रेट इसका कौन होता है, सक्सीनेट होता है। लेकिन सक्सीनेट की जगह पे क्या बाइंड कर जाता है, मैलोनेट की बाइंड कर जाता है, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को क्या करता है, उसके एक्टिविटी को शट कर देता है, सही, क्योंकि मैलोनेट और सक्सीनेट का थोड़ा सिमिलर उसका रिजेंबलेंस दोनों का होता है। इसी वजह से मैलोनेट क्या होता है, वहाँ पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज पे बाइंड कर जाता है और एक्टिविटी को शट कर देता है। और ऐसा जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो यूज़ होता है बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, सही है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि कॉम्पिटिशन नहीं करता। होता क्या है कि जो इनहिबिटर जो होता है वो कहाँ पे बाइंड नहीं करता, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, वो कुछ अदर साइट पे बाइंड कर जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होता है, अदर साइट पे बाइंड करने की वजह से क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो अपना शेप ही चेंज कर लेता है। अब जब शेप चेंज कर लेगा, मान लीजिए कि ये है इनहिबिटर, ये यहाँ पे बाइंड करेगा, तो जैसे ही बाइंड करेगा, तो मैंने बताया कि जब भी कोई चीज़ बाइंड करती है, जब कोई सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो एंजाइम अपने आप को क्या करता है, थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक है, उसको फिट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एंजाइम चेंज होगा, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो ये जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो कंपटीशन तो नहीं कर रहा है ना, कंपटीशन नहीं कर रहा है, जबकि इसके शक्ल ही को बिगाड़ दे रहे। जब शक्ल को बिगाड़ देगा तो जो इसका एक्टिव साइड है उसकी भी शक्ल बिगड़ जाएगी। तो असल में जो सबस्ट्रेट इसको बाइंड करना था वो बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इनहिबिशन हो जाएगा, सही है।
इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होता है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनहिबिशन हो जाता है। और इसमें जो एग्जांपल है साइनाइड का, जो साइटोक्रोम ऑक्साइडेज है उसमें साइनाइड बाइंड होकर के साइटोक्रोम ऑक्साइडेज को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बेस्ड ऑन रिएक्शन जो कि वो कैटलाइज करते हैं, ये 6 क्लासेस में होते हैं। एंजाइम को 6 क्लासेस में बांटा गया, जिनके हर क्लासेस में जो है वो 4 से 13 सब क्लासेस होते हैं और उसको अकॉर्डिंगली जो है वो नेम किया जाता है 4 डिजिट नंबर पे। ठीक है, अब जो 6 क्लासेस हैं वो हम लोगों को पढ़ना है। 6 क्लासेस में कौन कौन से हैं? ऑक्साइडो रिडक्टेज जिसको हम लोग डिहाइड्रोजनेज कहते हैं, दूसरा है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइएजेज, आइसोमेरेजेज और लाइगेजेज। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये जो 1 2 3 4 5 6 जितना भी मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, यानी कि OTHLIL। ठीक है, ऑक्साइडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइएजेज, आइसोमेरेजेज एंड लाइगेजेस। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में नेमिंग भी होती है। जो ऑक्साइडोज रिडक्टेज है तो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऑक्साइडोज रिडक्टेज में क्या होता है, और इसको हम लोग डिहाइड्रोजनेजेस भी कहते हैं। ऑक्साइडो रिडक्टेज में क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट जो होता है वो रिड्यूस होता है, दूसरा सबस्ट्रेट जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस का जो है चक्कर है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे एस डैश है, यहाँ पे एस डैश क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सही है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये होता है एक सबस्ट्रेट जो तो एक रिड्यूस होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ओके, दूसरा जो ट्रांसफरेज का जो एग्जांपल है उसमें देखिए एंजाइम जो कि कैटलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में अगर देखना चाहेंगे तो ट्रांसफरेज एंजाइम अगर आप वहाँ देखिएगा, मिनरल न्यूट्रिशन में देखिएगा तो वहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है कीटो ग्रुप, अमीनो ग्रुप में। तो वो एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा, मिनरल न्यूट्रिशन में वो एग्जांपल है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप क्या होता है ट्रांसफ़र होकर के दूसरे ग्रुप में चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एस जी ग्रुप एक साथ है, अब एस डैश अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एस जो है वो अलग हो जाता है और एस जी जो होता है, एस डैश जी जो होता है वो एक साथ हो जाता है। सही है, सही है, तो इसी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि सिंपली हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस तो पता ही है, जहाँ पे वाटर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस जो है, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का, CC बॉन्ड, CH बॉन्ड यानी CX कह सकते हैं, हैलाइड मतलब जो क्लोरीन फ्लोरीन वाला ग्रुप होता है वो वाला, और PN बॉन्ड, ये सब में जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यानी वाटर रिमूव होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ईस्टर बॉन्ड का हो सकता है हाइड्रोलाइसिस, ईथर का भी हो सकता है, पेप्टाइड का तो मैंने बताया ही है, ग्लाइकोसिडिक का भी मैंने बताया है। तो इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर निकल जाता है और वो बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब चौथा जो है वो लाइएजेज है। लाइएजेज में क्या होता है कि लाइएजेज में जो सबस्ट्रेट होता है वो उसमें से एक ग्रुप रिमूव हो जाता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ठीक है, अदर देन हाइड्रोलाइसिस होता है और वहाँ पे क्या हो जाता है कि डबल बॉन्ड बन जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो ये एक ग्रुप है। ठीक है, C पे X लगा हुआ है, Y पे लगा हुआ है, XY मिल गया और C डबल बॉन्ड C बन गया। सही है, तो दो ग्रुप जो है यहाँ पे निकल करके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस तो नहीं हो रहा है ना, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा और भी जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस नहीं होना चाहिए और डबल बॉन्ड बनना चाहिए। सही है, उसके बाद है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का मतलब भी समझ में आता है कि सिर्फ इंटर कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन होते हैं उनमें। तो सिंपली क्या होता है, इनमें इंटर कन्वर्जन होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स का ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो सकते हैं और पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। सही है, लाइगेजेस में, लाइगेजेस DNA लाइगेज का नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो लाइगेज में क्या करता है कि कोई भी जो एंजाइम होता है वो दो कंपाउंड को क्या करता है, जोड़ देता है। तो वहाँ पे जो क्या होता है, इस्तेमाल लाइगेजेस इस्तेमाल होता है। और एग्जाम्पल में जैसे कि देख लें, जैसे CO बॉन्ड का जुड़ना, CS बॉन्ड का जुड़ना, CN बॉन्ड का जुड़ना या PO बॉन्ड का जुड़ना, ये सब जो है लाइगेजेस का काम होता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये दोनों चीज़ें इसमें हो गई। उसके बाद आता है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। सबको पता है कि एंजाइम जो होते हैं वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है,
और एंजाइम्स जो सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, कुछ जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिनमें एग्जाम्पल है राइबोजाइम है, ठीक है। और एक जो चीज़ होता है, एक नॉन प्रोटीन जो सब्सटेंस जिसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। तो एंजाइम्स में एक और चीज़ होती है कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो कोफैक्टर्स क्या होता है कि कोई भी एंजाइम के साथ ये बाइंड करके क्या करते हैं, कोफैक्टर्स एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। अब कोई भी एंजाइम जो है वो हर टाइम तो काम नहीं करता ना, हर टाइम काम नहीं करता, तो उसको एक्टिव होने के लिए कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। तो एक कोफैक्टर्स होता है जो कि एंजाइम पे बाइंड करके, बाउंड करके क्या करते हैं, इनको एक्टिव बना देते हैं, तो ये वर्क करना चालू कर देते हैं। हमारे बॉडी में तो बहुत सारे एंजाइम हैं, लेकिन वो सब हर टाइम तो एक्टिव नहीं होते, उनको जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो एक्टिव होते हैं, जब भी रिएक्शन करना होता है तभी एक्टिव होते हैं, सही है। तो उस बेसिस पे जो है वो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन पार्ट होते हैं, और जो कोफैक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, जो कि एंजाइम को एक्टिव बना देते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपो एंजाइम्स कहते हैं, ओके। और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं। अगर हम लोग कोफैक्टर्स को देखें तो कोफैक्टर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम, और तीसरा होता है मेटालाइंस, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो होते हैं कोफैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक मतलब थोड़ा सा फर्म लग ही रहा है, कहने ही में फर्म लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। तो समझिए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जाहिर सी बात है, हमारे बॉडी में है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये ऐसा कोफैक्टर्स होता है जो कि जो एपो एंजाइम है, जो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है, उससे टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक का मतलब जो होगा टाइटली बाउंड, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ही इसका प्रोस्थेटिक है, मतलब टाइटली, बहुत टाइट है, इसका हार्ड है कह सकते हैं। तो एपो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्ड होता है, ओके। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में पेरोक्साइडेज और कैटालेज एंजाइम में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है हीम होता है। पेरोक्साइडेज या कैटालेज में जो क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2 का ब्रेकडाउन होता है, और क्या में तब्दील हो जाता है, H2O2 का ब्रेकडाउन होता है, और किस चीज़ में तब्दील होता है, H2O प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है, सही है। तो यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हीम होता है। हीम क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, सही है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोएंजाइम। कोएंजाइम भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन क्या होता है, ये एसोसिएट करता है पर उतना फॉर्मली एसोसिएट नहीं करता, एक ट्रांजिएंट सिर्फ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और ये कैटालाइसिस के दौरान ही होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में अगर देखें तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, कोएंजाइम जैसे कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी NAD और NADP, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं इनमें क्या होता है, विटामिन नियासिन होता है, ओके। तो कोएंजाइम कौन सा हो जाएगा, कोएंजाइम ये हो जाएगा नियासिन, ओके। तो कोएंजाइम यहाँ पर विटामिन हो जाएगा, दैट इज नियासिन। NAD और NADP में नियासिन हो जाएगा कोएंजाइम, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेटल आयंस। तो मेटल आयंस में क्या होता है, मेटल आयंस में एक्चुअली बहुत सारी जगह पे हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है, मेटल आयन जो क्या करता है वो एक्टिवेट कर देता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे तो जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या होता है, जिंक जो है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि साइड चेन होता है ना, एक्टिव साइट के साइड चेन पे ये जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और उसी टाइम में क्या करेगा, एक और एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सबस्ट्रेट के साथ। तो 2 जगह बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये जो मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयन जो होते हैं वो 2 जगह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करेंगे साइड चेन, एक्टिव साइट की साइड चेन पे, और दूसरी टाइम में क्या करेंगे, एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे सबस्ट्रेट के साथ, सही है। तो ये होते हैं मेटल आयन जो कि एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है वो लॉस हो सकती है अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए। अगर कोफैक्टर्स नहीं होंगे तो एंजाइम क्या होगा, एंजाइम नहीं एक्टिव होगा, सही है। तो जो कोफैक्टर्स होते हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कोई भी कैटालाइटिक एक्टिविटी किसी भी एंजाइम की, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और बायोमॉलिक्यूल सब कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।